कल्पना कीजिए एक ऐसे बैंक की जिसके पास 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऐसे वादे हैं जो जो उसकी बैलेंस शीट पर सीधे तौर पर लोन के रूप में दिखते ही नहीं है। 10 लाख करोड़। मतलब ये रकम तो इतनी बड़ी है कि कई देशों की कुल जीडीपी भी इसके आगे छोटी लगने लगे। बिल्कुल सही कहा। और मजे की बात ये है कि ये बैंक कोई बहुत बड़ी विदेशी संस्था नहीं है। ये भारत का अपना कोटक महिंद्रा बैंक है। और सच कहूं तो ये बैंक जितना बाहर से शांत दिखता है ना, अंदर से उसका इंजन उतना ही जटिल है। हाँ, इसीलिए आज हम इस डीप डाइव में सिर्फ एक बैंक के रोजमर्रा के मुनाफे या नुकसान की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम भारत के चौथे सबसे बड़े बैंक मतलब डिपॉजिट और एडवांस के मामले में उसके इस पूरे इंजन को खोल कर देखने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है कोटक महिंद्रा बैंक की Q1 FY27 की ताज़ा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जो अभी 18 जुलाई 2026 को ही जारी हुई है। हाँ, और क्योंकि कंपनियां हमेशा अपना सबसे अच्छा चेहरा ही दिखाती हैं, है ना? तो इसे क्रॉस चेक करने के लिए हमने 17 जुलाई तक का जो स्क्रीनर का एकदम कच्चा मशीन जनरेटेड डेटा होता है वो भी उठा लिया है। एकदम सही किया, ताकि हम उस मार्केटिंग के शोर शराबे से बचकर जो असली कहानी है उसे समझ सकें। हमारा मिशन आज यही है, इन भारी भरकम बैंकिंग और फाइनेंस के आंकड़ों की परतों को खोलना। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या कोटक महिंद्रा सिर्फ एक पारंपरिक बैंक भर है या ये एक ऐसा वित्तीय साम्राज्य बन चुका है जिसका हर एक पुर्जा सिर्फ पैसा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इस जानकारी की परतों को खोलते हैं। तो अगर हम शुरुआत एकदम बुनियादी आंकड़ों से करें तो कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैप इस समय लगभग 3,87,898 करोड़ रुपए है, जो कि बहुत विशाल है। हाँ, और इसका मौजूदा शेयर प्राइस 390 रुपए के आसपास चल रहा है। इसका पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स 19.4 है। एक मिनट, मुझे जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा खटकते हैं ना वो ये है कि स्क्रीनर इसे सिर्फ एक बैंक नहीं कहता, वो इसे एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप कहता है। और वो इसलिए क्योंकि जब कोई आम आदमी कोटक का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में क्या आता है? एक सेविंग अकाउंट या ज्यादा से ज्यादा कोई लोन। हाँ बिल्कुल। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये है कि कोटक महिंद्रा ग्रुप में रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग के अलावा भी बहुत कुछ है। कोटक सिक्योरिटीज, कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी उनकी एएमसी और लाइफ व जनरल इंश्योरेंस भी इसी का हिस्सा हैं। अरे वाह। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वित्त वर्ष 2024 में कोटक सिक्योरिटीज का मार्केट शेयर 11.8% था और कोटक एएमसी का 6.5%। 6.5%। भारत जैसे विशाल बाजार में ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे देखकर तो मुझे ये एक मतलब एक वित्तीय सुपरमार्केट जैसा लगता है। वित्तीय सुपरमार्केट, ये एनालॉजी काफी दिलचस्प है। हाँ, मतलब जैसे हम किसी बड़े मॉल में जाते हैं ना, एक तरफ कपड़े टंगे हैं, दूसरी तरफ ग्रोसरी मिल रही है और तीसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बैंक ने भी बिल्कुल यही इकोसिस्टम बना लिया है। एकदम सही। एक ग्राहक बेचारा अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने आता है और बैंक उसे उसी छत के नीचे शेयर ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट थमा देता है, म्यूचुअल फंड बेच देता है और जाते जाते लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी पकड़ा देता है। What's fascinating here is, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सुपरमार्केट मॉडल असल में काम कैसे करता है। बैंकिंग की भाषा में इसे क्रॉस सेलिंग कहते हैं। अच्छा, क्रॉस सेलिंग। हाँ, देखिए, किसी भी वित्तीय कंपनी के लिए सबसे बड़ा खर्च होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब एक नए ग्राहक को ढूंढने और अपने साथ जोड़ने का जो खर्च होता है। हाँ, विज्ञापन वगैरह का खर्च। बिल्कुल। अब कोटक का जो कोर बैंक है वो एक तरह से फनल या कच्चे माल का काम करता है। बैंक ने एक बार मेहनत करके ग्राहक को जोड़ लिया, अब उसी ग्राहक को बिना किसी अतिरिक्त मार्केटिंग खर्च के उनकी बाकी सहयोगी कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट्स बेचती रहती हैं। स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है ना? इससे पूरे ग्रुप का मार्जिन बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन जरा रुकिए, ये क्रॉस सेलिंग कागजों पर तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या असल में इसके नतीजे आ रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट फैंटेसी भर है? नतीजे बिल्कुल आ रहे हैं। तो अगर हम इस नई तिमाही यानी Q1 FY27 के नतीजों को देखें तो मुनाफे की कहानी क्या कह रही है? आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। इस तिमाही में बैंक का कंसोलिडेटेड पीएटी, मतलब जो कुल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, वो 5,480 करोड़ रुपए रहा है। 5,480 करोड़। हाँ, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 23% ज्यादा है। 23% की ग्रोथ। और अगर हम सिर्फ स्टैंड अलोन मुनाफे की बात करें, मतलब केवल बैंक के उस कोर लेंडिंग बिजनेस की, तो वो 4,123 करोड़ रुपए रहा है। ये तो 26% की छलांग है। बिल्कुल।
और इसके साथ ही एक आंकड़ा और है जिसने मेरा ध्यान खींचा, बैंक का ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स, जो 2.18% है, और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो 11.90% है। ये दोनों आंकड़े तो काफी मजबूत लग रहे हैं। इन आंकड़ों का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 2% रिटर्न बहुत कम माना जाता है। हाँ, वहाँ तो 10-15% की उम्मीद होती है। सही कहा। लेकिन बैंकिंग की दुनिया पूरी तरह से लेवरेज यानी उधार पर चलती है। बैंक के पास अपना खुद का पैसा कम होता है और डिपॉजिटर्स का पैसा बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, हम और आप ही तो पैसा जमा करते हैं। हाँ, तो जब कोई बैंक अपनी कुल संपत्ति पर, जिसमें लोगों का जमा किया हुआ पैसा भी शामिल है, उस पूरे एसेट बेस पर 2% से ज्यादा का मुनाफा निकाल लेता है ना, तो उसे इंडस्ट्री में एक ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन माना जाता है। अरे वाह, मतलब 2.18% ROA का मतलब है कि वे अपने हर 1 रुपए का बेहद आक्रामक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम सही। और उनकी प्रति शेयर बुक वैल्यू का 189 रुपए हो जाना इसी आक्रामकता का नतीजा है। लेकिन मुझे यहाँ एक पेज नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि स्टैंडअलोन मुनाफा 4,123 करोड़ है और कंसोलिडेटेड मुनाफा 5,480 करोड़। हाँ, मतलब इंजन बेशक बैंक का है, लेकिन बाकी के ये जो 13-1400 करोड़ रुपए हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये सुपरमार्केट वाले साइड बिजनेस इस मुनाफे में कुछ बड़ा खेल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर हम इस पूरे मुनाफे का चीरहरण करें, तो बैंक और अन्य लेंडिंग एंटिटीज का हिस्सा 4,631 करोड़ रुपए है। ठीक है। लेकिन बाकी का मुनाफा कहाँ से आया? उनके कैपिटल मार्केट बिजनेस ने 622 करोड़ रुपए कमा कर दिए, एसेट मैनेजमेंट ने 554 करोड़ रुपए और इंश्योरेंस ने 336 करोड़ रुपए का मुनाफा जोड़ा है। मतलब ये जो सहायक कंपनियां हैं, ये एक रॉकेट के बूस्टर की तरह काम कर रही हैं। एकदम सही उपमा है। कोर बैंकिंग से तो पैसा आ ही रहा है, लेकिन अगर हम एसेट मैनेजमेंट के मुनाफे को देखें तो उसमें सालाना आधार पर 30% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यानी कोर बैंक से ज्यादा तेजी से तो ये साइड बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। और यही तो कोटक की रणनीति का मुख्य हिस्सा है। जब भी बाजार में कर्ज की मांग कम होती है या कोर बैंकिंग में दिक्कत आती है, तो ये साइड बिजनेस मुनाफे को गिरने नहीं देते, वे एक बैलेंस बना लेते हैं। ये तो हो गई मुनाफे की चमकदार तस्वीर। लेकिन देखिए, मुनाफे के लालच में बैंक अक्सर खराब लोगों को कर्ज दे बैठते हैं। किसी भी बैंक का असली टेस्ट तो तब होता है जब हम उसकी एसेट क्वालिटी यानी बांटे गए लोन की सेहत देखते हैं। और यहाँ कोटक का ट्रैक रिकॉर्ड काफी मजबूत दिखाई देता है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अनुसार बैंक का नेट NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सिर्फ 0.27% है, जो पिछली तिमाही में 0.34% था, है ना? हाँ, मतलब इसमें सुधार हुआ है। इस नेट NPA को समझने के लिए हम इसे एक सेब की पेटी में खराब सेब की तरह देख सकते हैं, या फिर किसी बड़े जहाज में होने वाले सुराख की तरह। वो कैसे? मतलब जब कोई बैंक लोन देता है और वो पैसा डूबने लगता है, तो बैंक को अपने मुनाफे में से एक हिस्सा उस नुकसान की भरपाई के लिए अलग रखना पड़ता है, जिसे प्रोविजनिंग कहते हैं। बिल्कुल सही। ये ऐसा ही है जैसे जहाज को डूबने से बचाने के लिए इंजन का फ्यूल कम करके सारा जोर पानी बाहर निकालने में लगा देना। 0.27% नेट NPA का सीधा सा मतलब यह है कि कोटक के इस जहाज में सुराख न के बराबर हैं। और उनका CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 22.9% है। ये एक बहुत बड़ा बफर है। हाँ, सिया असल में बैंक की वो पूंजी है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में लाइफ बोट का काम करती है। रिजर्व बैंक के कड़े नियमों के हिसाब से भी ये बहुत सुरक्षित स्तर पर है। मतलब बैंक किसी भी बड़े झटके को सहने के लिए पूरी तरह तैयार है। Here's where it gets really interesting. यहाँ कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, ऐसा क्या मिला आपको? क्योंकि जब हम उस सजी धजी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से हटकर स्क्रीनर के मशीन जनरेटेड डेटा में जाते हैं और वहाँ कॉन्स यानी कमियों वाले सेक्शन पर नजर डालते हैं, तो वहाँ कुछ खतरे की घंटियां लगातार बज रही हैं। खतरे की घंटियां? हाँ, पहली कमी ये दिखा रहा है कि बैंक का इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है। दूसरी कमी, वर्किंग कैपिटल के दिन 108 से बढ़कर 154 हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिससे मैंने आज की चर्चा शुरू की थी, वो 10 लाख करोड़ वाली बात। जी, 10,54,268 करोड़ रुपए की कंटिंजेंट लायबिलिटीज। एक तरफ आप 0.27% NPA और मजबूत लाइफ बोट की बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट के बाहर 10 लाख करोड़ का छिपा हुआ पहाड़। इस विरोधाभास को कैसे समझे? If we connect this to the bigger picture,
अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये विरोधाभास उतना डरावना नहीं है जितना मशीन हमें बता रही है। अच्छा, तो जरा इसे सुलझाइए। चलिए इसे एक एक करके सुलझाते हैं। सबसे पहले उन 10 लाख करोड़ रुपए की कंटिंजेंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। ये असल में बांटा गया लोन नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये वो देनदारियां हैं जो आज बैंक के सिर पर नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी खास शर्त के टूटने पर आ सकती हैं। क्या आप इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण दे सकती है? मतलब ये काम कैसे करता है? बिल्कुल, मान लीजिए एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए एक एक्सप्रेसवे बना रही है। सरकार उस कंपनी से कहती है कि हमें एक गारंटी चाहिए कि अगर तुम काम बीच में छोड़कर भाग गए तो हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा। ठीक है, एक तरह की सिक्योरिटी चाहिए उन्हें। हाँ, तो वो कंपनी अपने बैंक, मान लेते हैं कोटक, के पास जाती है। कोटक उसकी वित्तीय स्थिति देखकर एक बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर देता है। बैंक ने अपना नकद पैसा नहीं दिया, सिर्फ एक कागज पर अपना भरोसा दिया है। समझ गया। अब ये गारंटी बैंक की बैलेंस शीट पर कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दर्ज हो जाती है। क्योंकि कोटक कॉर्पोरेट जगत का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसलिए उसके द्वारा दी गई इन गारंटियों का कुल आंकड़ा 10 लाख करोड़ को पार कर गया है। ओह, अब तस्वीर साफ हुई। मतलब जब तक वो एक्सप्रेसवे सही बन रहा है, कंपनी अपना काम कर रही है, तब तक बैंक को अपनी जेब से कुछ नहीं देना है। एकदम सही। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा भूचाल आता है और कई बड़ी कंपनियां एक साथ दिवालिया होने लगती हैं, तब ये वादे बैंक के गले की फांस बन सकते हैं। हाँ, वो एक एक्सट्रीम रिस्क तो हमेशा रहता है, लेकिन जैसा हमने अभी डिस्कस किया, 22.9% का उनका जो मजबूत CAR है, वो बैंक को ऐसे झटकों से बचाने के लिए काफी होना चाहिए। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी तो समझ आ गई, लेकिन उन वर्किंग कैपिटल दिनों के बढ़ने और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के खराब होने का क्या स्क्रीनर का मशीन डेटा गलत है? गलत नहीं है, बस संदर्भ अलग है। देखिए, वित्तीय वेबसाइट्स के जो एल्गोरिदम्स होते हैं ना, वे अक्सर एक स्टील बनाने वाली फैक्ट्री और एक बैंक के डेटा को एक ही फॉर्मूले से नापने की कोशिश करते हैं। मतलब एक ही तराजू में तोलते हैं। हाँ, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कच्चा माल खरीद कर उसे कार या स्टील में बदलकर बेचने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन एक बैंक का तो कच्चा माल ही पैसा है। सही बात है। बैंक लोगों से डिपॉजिट लेता है और उसे लोन के रूप में आगे घुमाता है। जब मशीन बैंक के इस फ्लोट पर इन्वेंट्री और पेबल्स का फॉर्मूला लगाती है, तो वो इन देनदारियों को गलत तरीके से पढ़कर लाल झंडी दिखा देती है। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हर डेटा पढ़ने वाले को याद रखनी चाहिए कि ऐसी मशीनी चेतावनियों को हमेशा इंसानी दिमाग के फिल्टर से गुजारना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब बैंक की असली धड़कन मतलब लोन और डिपॉजिट पर आते हैं। हाँ, कोर बिजनेस पर। क्यूमन FY27 के डेटा के अनुसार कस्टमर एसेट्स यानी कुल बांटे गए लोन 6,45,812 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। काफी बड़ी ग्रोथ है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होम लोन और LAP यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का है, जो 15% बढ़कर 1,50,903 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब बैंक सुरक्षित खेल रहा है, घर गिरवी रखकर लोन दे रहा है, जो कि एक अच्छी रणनीति है। लेकिन फिर मेरी नजर एक और आंकड़े पर गई, अनसिक्योर्ड रिटेल एडवांस, जिसमें पर्सनल लोन और रिटेल माइक्रो क्रेडिट शामिल हैं। वो इस तिमाही में अचानक 707 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब है जिसके पीछे कोई संपत्ति गिरवी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बैंक अपना 4.53% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बचाए रखने के लिए आग से नहीं खेल रहा है? आप इसे आग से खेलना कह सकते हैं, लेकिन बैंकिंग की भाषा में इसे कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क कैसे? होता क्या है कि होम लोन बहुत सुरक्षित होते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन भारी प्रतिस्पर्धा के कारण उन पर बैंक को बहुत कम मार्जिन मिलता है, शायद 8 या 9% का ब्याज। हाँ, वहां तो बहुत मारामारी है। बिल्कुल। अगर बैंक सिर्फ होम लोन बांटेगा तो उसका मुनाफा तो गिर जाएगा। इसलिए अपने ओवरऑल मार्जिन को ऊपर खींचने के लिए बैंक कुल लोन बुक का एक छोटा सा हिस्सा अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के रूप में बांटता है, जहां वो 14 से 18% जो उससे भी ज्यादा ब्याज वसूल सकता है। एकदम सही पकड़े हैं। तो ये एक तरह का संतुलन है, 80% सुरक्षित लोन और 20% हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले लोन। अच्छा, इसी संतुलन की वजह से कोटक अपना वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.53% पर मेंटेन कर पा रहा है। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, खतरा तो हमेशा बना रहता है। अगर इकोनॉमी में थोड़ा भी धीमापन आता है या लोगों की नौकरियां जाती हैं, तो यही 18% वाले अनसिक्योर्ड लोन सबसे पहले डूबते हैं। बैंक को इस पर बहुत पैनी नजर रखनी पड़ती है।
अब देखिए, अगर लोन बांटने हैं तो पैसा भी तो चाहिए। जाहिर सी बात है। डिपॉजिट्स की बात करें तो टोटल डिपॉजिट्स 5,72,820 करोड़ रुपए हैं। लेकिन यहां मुझे कोटक के लिए एक बहुत ही गहरी चिंता का विषय दिखा। क्या? बैंक का कासा रेशियो यानी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो, जो मार्च 2026 में 43.3% था, वो गिरकर 40.3% हो गया है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जो सुनने वाले नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि कासा बैंक के लिए मुफ्त या बहुत सस्ते पैसे का स्रोत होता है। करंट अकाउंट पर बैंक को 0% ब्याज देना पड़ता है और सेविंग पर सिर्फ 3 या 4%। सही कहा। अगर ये रेशियो गिर रहा है तो इसका मतलब है कि बैंक को लोन बांटने के लिए अब बाजार से महंगा पैसा उठाना पड़ रहा है। लोग अपने सेविंग अकाउंट में पैसा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ कोटक की नहीं बल्कि आज के पूरे भारतीय बैंकिंग सेक्टर की सच्चाई है। देश में वित्तीय साक्षरता बहुत तेजी से बढ़ी है। हाँ, लोग जागरूक हो रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में छोड़कर सिर्फ 3% का रिटर्न क्यों लेगा, जब उसे टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर 7-8% का पक्का रिटर्न मिल रहा है। बिल्कुल। या फिर वो उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार में लगा सकता है, जहां रिटर्न की संभावनाएं और भी ज्यादा है। 6% हो गया है। यानी उन्हें मार्केट से पैसा जुटाने के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। उनका कच्चा माल महंगा हो रहा है। एकदम सही। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर कोटक महिंद्रा की वो वित्तीय सुपरमार्केट वाली रणनीति उनके लिए एक मजबूत ढाल बनकर सामने आती है। कैसे? जरा सोचिए, जब ग्राहक सेविंग अकाउंट से पैसा निकालकर शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में डालता है तो बैंक के कोर बिजनेस को नुकसान होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन कोटक के मामले में बहुत संभव है कि वो पैसा कोटक सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा हो या फिर कोटक एएमसी के किसी म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहा हो। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इन सब का असल मतलब क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि कोटक अब एक पारंपरिक बैंक से ज्यादा एक वेल्थ मैनेजमेंट और शेयर बाजार का पावर हाउस बन गया है, जो बस नाम के लिए बैंकिंग कर रहा है? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब हमें उन आंकड़ों में मिलता है जो पारंपरिक बैंकिंग से परे हैं, जिन्हें हम वेल्थ क्रिएटर्स कह सकते हैं। जरा उनके आंकड़े भी बताइए। इस तिमाही में कोटक सिक्योरिटीज ने 14% सालाना ग्रोथ के साथ 533 करोड़ रुपए का भारी भरकम मुनाफा दर्ज किया है। बाप रे! शेयर बाजार इस वक्त रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है। रोज नए डीमार्ट अकाउंट खुल रहे हैं और कोटक सिक्योरिटीज एक ब्रोकरेज के रूप में दोनों हाथों से पैसा बटोर रहा है। सिर्फ सिक्योरिटीज ही नहीं, कोटक एएमसी और उनकी ट्रस्टी कंपनी ने तो 23% की छलांग लगाई है और 399 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। ये तो कमाल है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा उनका कस्टमर AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ये बढ़कर 8,05,531 करोड़ रुपए हो गया है। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का AUM। और इसमें भी मैंने देखा कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इक्विटी का हिस्सा सबसे बड़ा है, 3,57,323 करोड़ रुपए। हाँ, ये डेटा साफ दिखाता है कि हमारे टियर 2 और टियर 3 शहरों में जो SIP कल्चर इतनी तेजी से बढ़ा है, कोटक पूरी तरह से उस लहर की सवारी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। और जब हम थोड़े देर पहले कासा रेशियो गिरने की बात कर रहे थे और चिंता कर रहे थे कि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन दबाव में आ सकता है, तो आप देखिए कि उसकी भरपाई यहाँ कैसे हो रही है। हाँ, इन फी बेस्ड बिजनेसेस से। सही कहा। ये जो एसेट मैनेजमेंट और ब्रोकरेज जैसे फी बेस्ड बिजनेस है, ये बैंक की बैलेंस शीट पर कोई रिस्क नहीं डालते, ये सिर्फ फीस कमाते हैं और बैंक को बचाते हैं। हाँ, जब लेंडिंग बिजनेस थोड़ा धीमा पड़ता है या मार्जिन कम होता है तो ये फी बेस्ड बिजनेस बैंक के ओवरऑल मुनाफे को गिरने से रोकते हैं। वे बैंक को एक गद्दा, एक कुशन प्रदान करते हैं। मतलब किसी भी दरवाजे से ग्राहक अंदर आए, चाहे उसे होम लोन चाहिए, अपनी नई कार का बीमा चाहिए या फिर उसे शेयर खरीदना हो, फायदा अंत में कोटक ग्रुप का ही होना है। ये डाइवर्सिफिकेशन का सच में सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जी, ये बैंक को आर्थिक चक्रों के जो उतार चढ़ाव होते हैं उनसे काफी हद तक सुरक्षित कर देता है। ये पूरी चर्चा बहुत ही शानदार रही। तो अगर हम इस डीप डाइव को समेटें तो सुनने वालों को ये समझना चाहिए कि ये सब उनके लिए मायने क्यों रखता है। कोटक महिंद्रा बैंक का ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सिर्फ एक कॉर्पोरेट कंपनी के बैलेंस शीट का कच्चा चिट्ठा भर नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में हमारे देश के लोगों की बदलती वित्तीय आदतों का एक जीता जागता आईना है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये बिल्कुल अर्थव्यवस्था की नब्ज की तरह है। हाँ, ये डेटा हमें साफ साफ बता रहा है कि हमारे देश के लोग घर खरीद रहे हैं। इसीलिए तो होम लोन में 15% की ग्रोथ आई है। लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में खुलकर जोखिम उठा रहे हैं,
इसीलिए कोटक सिक्योरिटीज और एएमसी छप्पर फाड़ कमाई कर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, लोग अब वित्तीय रूप से बहुत जागरूक हो रहे हैं। वे बैंकों से अपने पैसे पर बेहतर रिटर्न की मांग कर रहे हैं। इसीलिए सस्ते सेविंग अकाउंट से पैसा निकलकर एफडीज और म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है। जब आप डेटा को इस नजरिए से पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ बैलेंस शीट नहीं पढ़ रहे होते, आप पूरे समाज के मनोविज्ञान को पढ़ रहे होते हैं। बहुत सही कहा आपने। जानकारी को इस तरह बड़े परिप्रेक्ष्य में लागू करना ही आपको एक बेहतर विश्लेषक बनाता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक नया और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं। बताइए, क्या सवाल है? हमने आज देखा कि कोटक का ये वित्तीय सुपरमार्केट मॉडल बहुत शानदार काम कर रहा है, खासकर आज के इस दौर में जब शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे रिटेल निवेशक इक्विटी में जमकर पैसा झोंक रहे हैं और बैंक की एसेट मैनेजमेंट कंपनी जबरदस्त फीस कमा रही है। हाँ, अभी तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आने वाले समय में शेयर बाजार में कोई भारी और लंबी गिरावट आती है, कोई ऐसा क्रैश जो कुछ हफ्तों का नहीं बल्कि कई सालों तक चले, और लोगों का मोह शेयर बाजार से एकदम भंग हो जाए। हाँ, एक बेयर मार्केट। हाँ, तब क्या होगा? क्या तब बैंक का वो कोर लेंडिंग बिजनेस, जिसे बाजार से महंगा पैसा उठाकर लोन बांटना पड़ रहा है, इस पूरे विशाल साम्राज्य का बोझ अकेले अपने कंधों पर उठा पाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर इस सुपरमार्केट के वेल्थ और कैपिटल मार्केट वाले हिस्से, जो आज मुनाफे के रॉकेट बूस्टर बने हुए हैं, वही कल बैंक की ग्रोथ पर ब्रेक लगा देंगे? क्या ये डाइवर्सिफिकेशन बुरे वक्त में एक ढाल बना रहेगा, या बैंक की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये सच में एक बहुत ही गंभीर सवाल है। बुल रन में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन किसी भी मॉडल की असली परीक्षा मंदी में होती है। मुझे लगता है हर किसी को इस संभावना पे जरूर सोचना चाहिए। तो अगली बार जब आप अपने बैंक का ऐप खोलें, कोई नया क्रेडिट कार्ड लें या किसी नई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, तो उस सुपरमार्केट के मॉडल को और उस छिपे हुए डेटा की लाल बत्तियों को जरूर याद रखिएगा। ये सोचिएगा कि आपके एक क्लिक से उस बड़ी मशीन के किस हिस्से का मुनाफा बढ़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वित्तीय दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता, बस कीमत चुकाने का तरीका अलग होता है। क्या बात है, एकदम सटीक बात कही आपने। और इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ इस डेटा की गहराई में उतरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।